हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बात करते हैं मांस एवं मेदो व स्रोतस के दोनों के कंबाइंड हम डिजीजेस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला रोग है उसके अंदर गलगंड। ये जो गलगंड वाला ये जो टॉपिक है इसका मॉडर्न कोरिलेशन के साथ सर्जरी में भी दिया हुआ है और वहाँ इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ तो केवल यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसकी मैं बात करूँगी। उसके अलावा यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, तो आप उस अकॉर्डिंग ये टॉपिक रेडी कर सकते हो। तो सबसे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि गल में शोथ यानी कि गले में होने वाला इन्फ्लामेशन जो छोटा हो या बड़ा हो, तो गले में शोथ जो निबद्ध होकर के, जो बढ़ करके किस आकृति का बनेगा, वृषण यानी कि मुष्कवत लटका हुआ रहता है, उसे हम गलगंड कहते हैं। तो गले में होने वाला ऐसा शोथ जिसकी आकृति मुश्क के समान हो या वृषण के समान हो, इन्फ्लामेशन के बाद जिसमें इस तरीके की अगर स्वेलिंग होती है तो उसे हम गलगंड कहते हैं। संप्राप्ति क्या रहेगी? वात और कफ दो ही दोष रहते हैं शोथ के लिए जिम्मेदार। मेनली बात की जाए तो वात व कफ प्रकोपक निदान के सेवन से वात और कफ का प्रकोप हुआ। वात और कफ द्वारा मेद दूषित होता है। तो वात और कफ कौन से दूषित को जाके दूषित करते हैं? मेद को दूषित करते हैं। मेद को आश्रय बना करके गले में स्थित हो जाते हैं और गलगंड रोग उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ से जो आपसे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में इसके भेद का पूछा जा सकता है, जैसे कि इसका पित्तज भेद नहीं होता है। ये एआईपीजीटी के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। गलगंड का पित्तज भेद नहीं होता है। इसके 3 भेद होते हैं, वातज, कफज और मेदज। तो वात में वायु वाली वेदना होंगी, जैसे कि जो शोथ होगा, गल प्रदेश है वहां पर तोद रहेगा, वो स्थान कृष्ण वर्ण का, अरुण वर्ण का हो जाएगा। शोथ में वृद्धि देरी से होगी, पाक नहीं होगा। मुंह कैसा रहेगा? विरस रहेगा। तालु में वायु के कारण शोष रहेगा। तो इसकी चिकित्सा में आपको वात और कफ दो ही तो बढ़े हुए हैं, तो दोनों के लिए आपको स्वेदन कराना है। वो आगे जाकर के रक्त को दूषित करेंगे, इसलिए वहां पे इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हमें, क्योंकि इन्फ्लामेशन में ब्लड हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, तो रक्त का विस्रावण कराना है। तिल है, कुसुम, चिरौंजी, इन सब के बीज को पीस करके आप गल प्रदेश पर उपनाह लगा सकते हो। और अगर व्रण जो है पक जाता है तो वहाँ पे मदन फल, लोद्र, गुडुचि का लेप कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैंने जैसे आपसे टॉपिक शुरू किया उसी टाइम बोला था कि यहाँ से केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो है ये कि कांचनार गुग्गुलू का रोगाधिकार बताइए। तो गलगंड या गलगंड में मेन जो ड्रग है वो कौन सी दी जाती है? कांचनार गुग्गुलू। तो ये इंपॉर्टेंट है। गलगंड में कि एकल द्रव्य बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गलगंड में एकल ड्रग, एकल औषध बताइए। तो कांचनार गुग्गुलू या कांचनार गुग्गुलू का रोगाधिकार बोला जाए तो गलगंड। कफज वाले में क्या होगा? पेन कम होगा, त्वचा के समान वर्ण रहेगा। कफ बढ़ा हुआ है तो कंडू ज्यादा रहेगी। और स्पर्श में कैसा रहेगा? शीत होगा, क्योंकि कफ भी शीत प्रकृति का और कफ की वजह से उसकी आकृति बढ़ी हुई होगी, देर से बढ़ेगा, पाक भी होगा। तो इसकी चिकित्सा में आपको स्वेदन कराना है, कफ को पिघलाने के लिए विमलापन कराना है, वमन और नस्य कर्म करवाने हैं। फिर उसके बाद आता है मेदज। इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाभू लभते गल, अलाभू के समान बढ़ने वाला जो गल प्रदेश में शोथ है वो कौन से प्रकार का गलगंड है? मेदज। तो यहाँ पे आकृति विशेष से पूछा जाता है, गले में तुम्बी या अलाभू के समान। ओवरऑल जो गलगंड है वो तो लटकता है मुश्कवत, लेकिन मेदज वाला है उसमें गल में जो शोथ होता है वो अलाबू के समान होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए, वात कफ तो पहले ही बढ़े हुए हैं, लेकिन मेद तो बिल्कुल भी पेनलेस होता है, इसलिए यहाँ पे पीड़ा नहीं होती है। मेद चिकना होता है, इसलिए स्पर्श में चिकना रहेगा, मुलायम रहेगा। गले में अलाबू के समान शोथ होता है और कफ और मेद दोनों बढ़कर के कंडू अधिक करेंगे। और मेद में से गंध भी आती है, तो इसलिए यहाँ पे दुर्गंध आएगी और मुंह हमेशा चिपचिपा रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? शिरावेदन कराना है, मेद का उत्पाटन पाटन कर्म कराना पड़ेगा और मेद को बाहर निकालना पड़ेगा। और अगर पाटन करवाओगे तो वहाँ पे व्रण बनेगा और व्रण के समान चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट डिजीज आती है इसी के अंदर, अपची, गंडमाला, अर्बुद और मासो, सारे एक साथ ही आ जाते हैं। बस ये थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देखनी है आपको, डिटेल डिस्क्रिप्शन इनका संहिताओं में भी है नहीं, तो केवल जो है 2 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाए तो डेफिनेशन ही आपसे पूछी जाएगी। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना
कि गंडमाला में प्रयुक्त औषध, वो जो कांस्टेंट गुगली वाला क्वेश्चन है वही यहाँ से पूछा जाता है। तो अपची और गंडमाला की बात करें तो हनु अस्थि यानी कि मैंडिबल बोन, कक्षा यानी कि एक्सिला रीजन, बाहु, मन्या, गला, इन प्रदेशों में कफ बढ़ करके मेद के साथ मिलकर के ग्रंथि रोग उत्पन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपची कहते हैं। यह ग्रंथि कैसी होती है? स्थिर होती है, गोल होती है, चिकनी और बहुत कम इसमें पेन होगा। इस प्रकार इम्पोर्टेंट आंवले के फल के समान आंवले के फल के समान अनेक ग्रंथियां जो बनती हैं और वो वहां पे इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए इसको अपची कहते हैं। तो अपची आपकी सर्जरी में भी है, वहीं पूछा जाएगा आपसे, यहाँ नहीं पूछा जाएगा केसी में। तो अपची में आपको आकृति याद रखनी है। आंवला का अस्थि प्रमाण की ग्रंथियां बनती हैं किसके अंदर? अपची में। यह ग्रंथि खुजली से युक्त होती है, वेदना कम होती है, फूटने पर इनमें से स्राव भी होगा। कुछ ग्रंथियां नष्ट हो जाती है और कुछ नहीं बन जाती, यानी कि कुछ तो नष्ट होती भी रहती है, कुछ सही भी होती रहती है, कुछ नहीं भी बनती रहती है, और ये अत्यंत दुख साध्य रोग है। तो क्वेश्चन ये भी एआईपीजी में पूछा जाता है कि अपची किस प्रकार की व्याधि है? तो कष्ट साध्य या दुख साध्य व्याधि है। आचार्य भोज ने कक्षा वंक्षण स्थानों पर होना अपची का कहा है, तथा वही माला के रूप में अगर गले में होता है, तो जो रोग अगर कक्षा में हो रहा है, वंक्षण में हो रहा है, बिल्कुल ग्रंथियां आंवले के प्रकार की बन रही हैं, तब तो उसका नाम अपची है। लेकिन अगर यही माला के रूप में गले में आकर के हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गंडमाला कहते हैं। एक अकेली सिंगल ग्रंथि बने, एक अकेली गांठ बने, उसको गंड कहते हैं। बहुत सारे गंडे, यानी कि जैसे माला में फूल पिरोए हुए होते हैं, अगर उस तरीके से गले में गंडे बने तो उसको हम गंडमाला कहते हैं। और ये घटने बढ़ने वाली होती है, उसे क्या कहते हैं? अपची कहते हैं। मांसशोष क्या होता है? अर्थात मांस धातु का क्षय। अनेक रोगों में मांस धातु का क्षय हो जाता है। वह सभी अवस्थाएं जिनमें मांस धातु का क्षय हो जाता है उसको मांसशोष कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसको क्या कहते हैं? मस्कुलर एट्रोफी। तो इतना है ही नहीं मांसकोश के बारे में, बस इतना काफी है। मांसकोश का मतलब मांस का क्षय होना। फिर आता है अर्बुद। अर्बुद में क्या होगा? शरीर के किसी भी भाग में कुपित, वात आदि दोष मांस को दूषित करके गोल, स्थिर, अल्प पीड़ा वाला, गंभीर धातु में फैला हुआ, और जिसमें ग्रोथ कैसे होगी? धीरे धीरे होगी, कभी पकेगा नहीं, ऐसा जो शोफ होता है उस शोफ को हम क्या कहते हैं? अर्बुद कहते हैं। तो कहीं भी हो सकता है, तीनों दोषों की वजह से होगा। दूष्य कौन रहेगा? मांस रहेगा, और पीड़ा इसमें कम होती है, और आभ्यंतर धातु में यानी कि अस्थि मज्जा तक भी ये जा सकता है धीरे धीरे, जिसमें ग्रोथ होगी, जिसमें पाक नहीं होगा, ऐसा अगर शोफ है तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्बुद कहते हैं। यह वात से, पित्त से, कफ से, मांस से, मेद से उत्पन्न होता है तथा ग्रंथि के समान लक्षणों वाला होता है। ये भी डिटेल में आपकी सर्जरी में ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल सिलेबस में है, इसलिए एक बार नजरों से निकाल लेना। बाकी सर्जरी में जो आप अर्बुद तैयार करोगे, ग्रंथि तैयार करोगे, वही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वहीं डिटेल से जिन भी स्टूडेंट्स ने सर्जरी की क्लास ली है वो वही उसको डिटेल से पढ़िएगा, यहाँ भले ही आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें एक भेद आता है रक्तार्बुद। रक्तार्बुद कैसे होता है? अगर कोई व्यक्ति मिथ्या आहार विहार करता है, उससे उसके सारे दोष कुपित होंगे, रक्त व शिराओं को पीड़ित करके पाक हो जाता है उन सिराओं में, और वहां पे श्राव युक्त मांस पिंड बन जाता है, जिससे लगातार रक्त निकलता रहता है, और ये कैसा होता है? असाध्य होता है। मांसार्बुद, बाहरी कोई चोट लगी, उससे शरीर का मांस दूषित हुआ, मांस दूषित होकर अल्प पीड़ा वाले, चिकने, स्वाभाविक वर्ण वाले, यानी कि डिस्कलरेशन नहीं होता है, जैसा शरीर का रंग है वैसा ही रहेगा, जिनमें पाक ना हो, ऐसा स्थिर शोफ अगर उत्पन्न होता है उसको हम मांसार्बुद कहते हैं, और ये भी असाध्य होता है। तो आपके काम की बात केवल इतनी है, मांसार्बुद हो, रक्तार्बुद हो, दोनों ही कैसे होते हैं? असाध्य होते हैं। असाध्य अर्बुद कैसे होंगे? जिनमें से सिक्रीशन ज्यादा हो, जो मर्म के स्थान पर हुआ हो, और जो एक ही जगह टिका रहता है, वो अर्बुद असाध्य होते हैं। तो केवल आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा अर्बुद और इन सब के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। और केसी में आपसे जो जो क्वेश्चन यहाँ से इन टॉपिक से पूछे जाते हैं वो मैंने बात कर ली है, बाकी बड़े क्वेश्चन यहाँ पे आपसे नहीं पूछे जाएंगे, केवल सर्जरी में आएंगे। तो वहाँ के लिए आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा सर्जरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं प्रमेय के बारे में।